हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार को काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। अब भारत का अंतिम जो भौगोलिक प्रदेश है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसका नाम है भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आपको पता ही है कि आपके बीए थर्ड ईयर में जो पेपर फर्स्ट है वो भारत का भूगोल है और भारत के भूगोल के अंतर्गत ये भारत के भौतिक प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के इस अंतिम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि भारत के तटीय मैदान की अवस्थिति किस तरफ है और उसके प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से हैं। आपको पता ही है कि भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय है, अर्थात भारत के तीनों ओर पानी स्थित है। हिंद महासागर का विस्तार है, जहाँ एक ओर बंगाल की खाड़ी है, वहीं दूसरी ओर अरब सागर का विस्तार है। तो एक लंबी तटीय रेखा की आदर्श स्थिति के कारण यहाँ अनेकों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। देखते हैं हम। देखिए, ये भारत का मानचित्र दिया हुआ है और इसमें ये जो डार्क कलर की लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन ये तट रेखा है। इधर ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ है ये अरब सागर। तो इस दक्षिण भारत का जो पूर्वी भाग है और पूर्वी भाग में हमने पढ़ा था पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित जो तटीय वाला भाग है इसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और इधर पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित ये तटीय क्षेत्र इसको बोलते हैं पश्चिम का तटीय मैदान। पुनः इन तटीय मैदानों को भौगोलिक अवस्थिति और स्थानीय विशेषताओं के आधार पर अलग अलग उप विभागों में बांटा जा सकता है। हम बात करते हैं पहले पूर्व तटीय मैदान की। तो देखिए, ये पूरा का पूरा इधर पश्चिम बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाल, ये इधर उड़ीसा है, फिर अपना आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये पूरा का पूरा इस तट के सहारे पूर्वी तट का विस्तार है, जिसको दक्षिण में यानी तमिलनाडु के आसपास इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है और उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश का भाग है, यहाँ इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं अरब सागर से सटा हुआ पश्चिमी तटीय मैदान, जो गुजरात से लगाकर दक्षिण में ठेठ कन्याकुमारी तक सतत पतली पट्टी के रूप में विस्तारित है और इसको उत्तर में गुजरात में या सौराष्ट्र में काठियावाड़ का तट कहते हैं। फिर महाराष्ट्र में इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में और गोवा में इसको कन्नड़ तट कहते हैं और दक्षिणी पश्चिमी भाग में केरल राज्य से सटा हुआ भाग मालाबार तट से जाना जाता है। तो ये इसके अलग अलग उपविभाग होंगे। पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हम रखेंगे तो काठियावाड़ तट, उसके बाद आपका कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब पूर्वी तट की बात करते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ फैला है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में यह अधिक चौड़ा है, अर्थात पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज़्यादा है और इसका मुख्य कारण मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अध्ययन में बताया था कि संपूर्ण प्रायद्वीप का या दक्षिण भारत का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अतः अधिकतर जो बड़ी और लंबी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चूँकि लंबाई नदियों की अधिक होने के कारण और जल की मात्रा भी अधिक होने के कारण उसमें जो अवसाद है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी और उस अवसाद के पूर्वी तटीय भाग में निक्षेपण के फलस्वरूप यहाँ चौड़े मैदानों का विकास हो सका है। दूसरी ओर पश्चिमी तट के सहारे एक सतत जो पश्चिमी घाट का विस्तार है, उस पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य की लंबाई और चौड़ाई बहुत ही न्यूनतम होने के कारण नदियों की लंबाई भी काफ़ी कम है, जिसके कारण नदियाँ समानांतर अपवाह प्रणाली को बनाते हुए सीधे अरब सागर में गिर जाती है और वहाँ कोई विशेष अवसाद का जमाव नहीं हो पाता, जिसके कारण पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षाकृत न्यून है। आइए बात करते हैं और पूर्वी तटीय मैदान की क्या क्या विशेषता हैं। तो इस मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा सम्मिलित हैं। ये प्रमुख नदियां हैं और इनके द्वारा निर्मित डेल्टाओं से इस मैदान का निर्माण हुआ है।
इस मैदान में चिल्का और पुलिकट दो बड़े बड़े अनूप लैंगून झील के उदाहरण हैं। लैंगून झील एक विशेष प्रकार की भौतिक आकृति होती है जिसके तहत यदि समुद्री तटीय रेखा कटी फटी होने के फलस्वरूप सागरीय जल स्थलीय भाग में जमा हो जाए तो उस खारे पानी की झील को हम लैंगून झील कहते हैं। तो ये चिल्का उड़ीसा में है और पुलिकट तमिलनाडु में। ये दो प्रमुख खारे पानी की यहाँ झीलें भी हैं। इसी प्रकार ये झीलें बंगाल की खाड़ी के थोड़े से जलीय भाग के बालू भित्ति के द्वारा घिर जाने से बनी हैं। चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। यह 75 किलोमीटर लंबी झील है। पुलिकट झील चेन्नई नगर के उत्तर में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों के मध्य एक कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान बहुत ही उपजाऊ है और इसमें धान की फसल बहुत ही अच्छी होती है। धान और साथ में गन्ना की कृषि के लिए ये जो पूर्वी तट का मैदान है वो आदर्श स्थिति को रखता है। इसी प्रकार अब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो भारत का भौतिक पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब विन्यास सागर के साथ साथ फैला हुआ है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है, अर्थात गुजरात का जो सौराष्ट्र का मैदान है उसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत ज़्यादा है। शेष संपूर्ण पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है। दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और दक्षिण की ओर ये निरंतर संकरा होता जाता है। गुजरात कच्छ के रण, काठियावाड़ के मैदानों में कहीं कहीं चट्टानी टीले और छोटी पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। गुजरात का मैदान काली मिट्टी से बना हुआ है। आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, उत्तरी कर्नाटक भी ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ क्रिटिसिस काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप यहाँ पर लावा के अपक्षय और उसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो गुजरात का मैदान काली मिट्टी से बना हुआ है। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर का तटीय भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और ये कटाफटा है। इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ बहती है। गोवा से मैंगलोर तक के तट को कर्नाटक तट या कन्नड़ तट भी कहते हैं। फिर मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को जो केरल राज्य के समानांतर पट्टी के रूप में संकरी पट्टी के रूप में विस्तारित है उसको मालाबार का तट भी कहते हैं। और मालाबार तट में अनेक अनूप झीलें या लैंगून झीलें पाई जाती है। चूँकि मालाबार तट अत्यंत कटाफटा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक लैंगून झील अत्यधिक मात्रा में मिलती है और इन लैंगून झीलों को यहाँ स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में बार बार आता है कयाल शब्द। तो कयाल शब्द से हमारा तात्पर्य जो मालाबार तट के सहारे पाई जाने वाली स्थानीय लैंगून झीलों को कयाल कहते हैं। यहाँ तटीय मैदान कुछ चौड़ा है। मालाबार तट में अनेक लंबे और संकरे अनूप झील भी मिलती है। फिर 80 किलोमीटर से भी अधिक लंबा वेम्बनाड ऐसा ही एक अनूप है। ये वेम्बनाड झील आपने सुना होगा, केरल में पड़ती है और ये अनूप झील का उदाहरण है। और इसी वेम्बनाड झील के पास ही कोच्चि बंदरगाह बसा हुआ है। अब बात करते हैं भारतीय द्वीप की। इंडियंस आइलैंड कौन कौन से हैं प्रमुख? तो भारत में छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं। एक द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसी प्रकार दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप समूह के नाम से केरल के तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। अब बात करते हैं अंडमान द्वीप की इस द्वीप समूह की उत्पत्ति, उनका निर्माण कैसे हुआ और इसकी क्या प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं। तो अंडमान द्वीपों में उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित है और इन समस्त द्वीपों को मिलाकर द्वीप समूह का निर्माण होता है। पोर्ट ब्लेयर नगर इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जो भारत का संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसी प्रकार 10 डिग्री
चैनल या 10 डिग्री जलमार्ग इस द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है। इस द्वीप समूह में कार निकोबार, लघु निकोबार तथा वृहद निकोबार द्वीप सम्मिलित है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार दो द्वीप बड़े हैं। अंडमान को भी 3 भागों में बांटा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। उसके नीचे आएगा निकोबार। तो निकोबार के 3 भाग है, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार या वृहद निकोबार। भारत संघ का दक्षिणतम छोर वृहद निकोबार यानी ग्रेट निकोबार द्वीप में है और उसको इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से रखा जाता है और इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रखा गया है। ये द्वीप समूह समुद्री जल में डूबी पर्वत श्रृंखला के जैसा प्रतीत होता है। अंडमान का बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार में एक बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी का या सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन द्वीपों में वायुसेना और नौसेना के अड्डे हैं। 7 देश जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के समूह इस द्वीप समूह का ये स्थित है और इसका बहुत अत्यंत सामरिक महत्व है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप समूह केरल तट के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है और यह भी भारत का एक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है। ये द्वीप प्रवाल द्वीप है। हाँ, ये जो सागरीय सूक्ष्म जीव होता है जो चुना प्रधान चट्टानों पर निर्भर करता है और उसको हम प्रवाल बोलते हैं या मूंगा द्वीप भी बोलते हैं। तो विभिन्न प्रवाल और मूंगाओं के बढ़ने और उनके मरने से जो एक कठोर चट्टान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं प्रवाल द्वीप। तो इस सूक्ष्म सागरीय प्रवाल जीव के कारण ही इस द्वीप की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। ये अच्छा जी का प्रश्न है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, तो वो है लक्षद्वीप। इसका निर्माण प्रवाल जैसे अत्यंत सूक्ष्म जीवों के चूने से बने कवचों या खोल के लगातार जमाव से हुआ है। ये सभी द्वीप बहुत ही छोटे हैं। इनमें सबसे बड़े द्वीप मिनी कोय का क्षेत्रफल लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर है और कवारती इस लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती और अंडमान की थी पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में संरचनात्मक अंतर क्या है। तो अंडमान निकोबार पूर्वांचल हिमालय की श्रेणियों जैसे पटकोई, नागा, लुसई एवं बर्मा की अराकानयोमा श्रेणियों का दक्षिणी विस्तार है जो कम ऊंचा होने के कारण द्वीप रूप में समुद्र तल के ऊपर निकला है। इसी कारण ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बलुआ पत्थर पाया जाता है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है और वही दक्षिणी विस्तार कालांतर में हिंद महासागर के जल में डूब गया और उससे एक द्वीप का निर्माण हो सका। लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर के अरब सागर में स्थित महासागरीय तट के उत्तरी भाग पर स्थित है। यह मुख्यतः प्रवाल से निर्मित है। दूसरा देखते हैं, अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी चट्टानें भी मिलती है जिसके कारण यहाँ होलोसिन काल में तथा बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। ये बैरन ज्वालामुखी का उद्गार 10 अप्रैल 1991 में भी हुआ था। बैरन तथा नारकोंडम में केंद्रीय ज्वालामुखी के उद्गार का कारण इनका भारतीय प्लेट के पूर्वी कगार के सहारे स्थित होना है। ये नारकोंडम भारत का मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है और बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। लक्षद्वीप यहाँ ज्वालामुखी से निकली चट्टानों का अभाव है क्योंकि यह प्लेट के किनारे पर स्थित नहीं है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समीपवर्ती भाग में उथले समुद्रों में गर्म और स्वच्छ जल होने के कारण प्रवाल निक्षेप कहीं कहीं पाए जाते हैं, जबकि लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं जिसमें विभिन्न प्रवाल भित्तियाँ जैसे ये नाम दिया हो इसमें देखिए चैरन बियानी भित्ति तथा बैरन गोर भित्ति काफ़ी फेमस है और प्रसिद्ध है। तो मूलभूत अंतर यही है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण पूर्वांचल हिमालय की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के जल में डूबने से हुआ है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण हिंद महासागरीय जो अरब सागर में उत्तरी सागरीय कटक है उसके ऊपर प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से हुआ है। मूलभूत अंतर यही है। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं प्रवाल भित्तियों के निक्षेप मिलते हैं, जबकि लक्षद्वीप संपूर्ण प्रवाल भित्ति
के रचना से ही बना द्वीप है। तो इस प्रकार से हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अंतर कर सकते हैं।